हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। माय नेम इज़ मनोहर सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड फिजिक्स 12। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमारे आज के वीडियो लेक्चर के ऊपर आने वाले जो 5 से 6 वीडियो लेक्चर है वो बेस्ड होने वाले हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, समझें, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को अगर अच्छे से नहीं करा तो हो सकता है आपके आने वाले जो वीडियो लेक्चर है वो अच्छे से क्लियर ना हो पाए। तो आप इसको पूरा अच्छे से समझें, ताकि आने वाले जो वीडियो लेक्चर में हम इसके जो एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक के, वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जो है टाइप कितने होते हैं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, और ये कितने टाइप को हम डायग्राम की हेल्प से डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद हम गाउस थ्योरम को, गाउस लॉ को यूज़ करेंगे, जो कि इस टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़ा जाता है। ओके, शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप ध्यान दें। सपोज मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर ई, मैंने इसको यूनिफॉर्म शो करा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है डायग्राम को मैं स्पष्ट कर पाऊँ। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने जो है एक सरफेस को लिया है। किसको लिया है? एक सरफेस को। अब आप इस सरफेस पे ध्यान से देखिएगा कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट की और आवश्यकता होगी, और वो है एरिया वेक्टर। ओके, तो एरिया वेक्टर क्या होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज हमारे पास ये कोई एक सरफेस है। अब इस सरफेस पे मुझे एरिया वेक्टर शो करना है। एरिया वेक्टर क्या करेगा? इस सरफेस की पोजीशन को शो करेगा किसी टाइम पे। तो एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होता है। अब जैसे ये सरफेस है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरह से आउटवर्ड्स होगा। अगर मैं इस ऊपर वाले सरफेस की बात करूं तो इसका एरिया वेक्टर इस तरह से होगा, और अगर मैं इस नीचे वाली सरफेस की बात करूं तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो डाउनवर्ड्स होगा। तो जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस पर उसकी पोजीशन को शो करता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक सरफेस लिया है, रेक्टेंगुलर सरफेस है, तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। और यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये जो एरिया वेक्टर है ये थीटा एंगल बना रहा है। इट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये फ्लक्स को हम फाई ई से इंडिकेट करते हैं, और ये फ्लक्स जो होता है वो कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? देखिए, एक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसके ऊपर फ्लक्स डिपेंड करेगा। और दूसरी चीज़ है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सरफेस के एरिया के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपने कितना बड़ा एरिया लिया है, कितना छोटा एरिया लिया है। अब थोड़ा सा हम डेफिनेशन पे जाएं, फिर डायग्राम को देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ये होता है कि किसी भी सरफेस से नॉर्मली थ्रू होने वाली जो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती है उनकी क्वांटिटी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। मैंने यहाँ पे राइट भी करा है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ एट सरफेस। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइन है, यहाँ पे मैंने 1 2 3 लाइन शो करी है, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे कि जो सरफेस है उसके अंदर से केवल एक लाइन पास हो रही है। ओके, अब हमको सबसे पहली चीज तो ये देखना है कि सरफेस से कितनी लाइन पास हो रही है। जितनी ज़्यादा सरफेस से लाइन पास होगी उतना फ्लक्स बनने की पॉसिबिलिटी बनेगी। अब फ्लक्स कब बनेगा? जब वो नॉर्मली थ्रू हो। कैसी थ्रू हो? नॉर्मली सरफेस के नॉर्मली थ्रू होने का मतलब ये है कि जैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने इस सरफेस को इस तरह से रख दिया। अब इस तरह से रखूंगा मैं, तो यहाँ से जो फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन आ रही है वो फील्ड लाइन इस तरह से जा रही है। ओके, फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, मतलब परपेंडिकुलर इससे थ्रू हो रही है। अब ये परपेंडिकुलर थ्रू हो रही है। अब इस सरफेस का मैं एरिया वेक्टर शो करूंगा, तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि एरिया वेक्टर जो होता है वो भी सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड्स होता है, तो इसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा।
ठीक है। तो अगर मैं इस तरह से इसको रख दूंगा तो एरिया वेक्टर और सरफेस के बीच में जो है 0 डिग्री का एंगल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने थीटा की वैल्यू 0 शो नहीं करी है ताकि मैं थीटा समझा सकूँ कि यहाँ पे थीटा जो है वो एग्जैक्ट 0 नहीं है। ओके, तो हमने लिखा कि फ्लक्स जो होता है वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, कितनी लाइन उससे पास हो रही है, और वो एरिया कितना है। क्योंकि एरिया अगर हम छोटा बड़ा करेंगे तो एरिया कम ज़्यादा करने पर फ्लक्स चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने एरिया बड़ा लिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइन उससे पास होगी, और अगर हमारा एरिया छोटा है तो कम से कम लाइन जो है उसमें पास होगी। तो इस तरह से फ्लक्स का जो फॉर्मूला अपन इंडिकेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पाई बराबर ई ए, और चूंकि ये जो थीटा एंगल बन रहा है और ये जो है इसका एरिया वेक्टर है जिसको हम यूनिट वेक्टर भी कह सकते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो थीटा एंगल बन रहा है तो ये वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से हम इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे, साइन और कोस में। तो इसका जो ये हॉरिजॉन्टल वाला जो फील्ड के साथ का जो कंपोनेंट आएगा वो कोस थीटा आएगा, तो फाई बराबर ई ए कोस थीटा हो जाएगा। ओके, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है और ये स्केलर क्वांटिटी है। अब आप यहाँ पे देखो कि थीटा की वैल्यू चेंज करने एक फैक्टर ये हो गया था, दूसरा फैक्टर ये है, और जो तीसरा फैक्टर है फ्लक्स के डिपेंड करने का वो है थीटा। थीटा को चेंज करके भी हम फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। अब जरा आप यहाँ पे देखिए कि अगर अपन ने इस तरह से बनाया तो ये जो थीटा है, ये थीटा जो है कैसा है, लेस देन 90 डिग्री है। अब थीटा जब लेस देन 90 डिग्री होता है तो अपने को मालूम है कि कोस में 90 से नीचे की जितनी भी वैल्यू होती है सब पॉजिटिव होती है। दैट मीन्स इस डायग्राम में जो हमको फ्लक्स मिलने वाला है वो हमको पॉजिटिव फ्लक्स मिलने वाला है। कौन सा फ्लक्स मिलने वाला है, पॉजिटिव फ्लक्स मिलने वाला। अब यदि हम इस सरफेस को अगर हम एंगल चेंज करके एंगल अगर हम थीटा ग्रेटर देन अगर 90 डिग्री कर देते हैं, जैसे 180 कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो फ्लक्स आएगा वो नेगेटिव फ्लक्स आएगा। कैसा फ्लक्स आएगा, नेगेटिव फ्लक्स आएगा। और यदि हमने थीटा को एग्जैक्ट 90 कर दिया, कैसा कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में जो फ्लक्स आएगा वो फ्लक्स 0 आएगा। ओके, इस डायग्राम में थीटा को हम चेंज करके इस तरह के फ्लक्स को डिनोट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लक्स जो है वो 3 टाइप से होता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। यानी कि फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है और फ्लक्स 0 भी हो सकता है। ओके, ये जो फ्लक्स का फॉर्मूला है फाई बराबर ई ए कोस थीटा, यहाँ से हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी बना सकते हैं। तो मैं फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला, क्योंकि एक बार जो है पूछा हुआ है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स टाइप एंड इट्स डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला यानी कि विवी सूत्र भी हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो आपको पता है कि जो थीटा होता है वो डायमेंशनल लेस होता है, यानी कि थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती है, ये विमाहीन राशि होती है। ऐसी कंडीशन में हमारे पास केवल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया बचता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ऐसा यूनिट होती है वो न्यूटन पर कूलाम होती है, और न्यूटन पर कूलाम का मतलब ये है कि न्यूटन मतलब m/10⁻²। ये न्यूटन का डायमेंशन है, और कूलाम का जो डायमेंशन होता है वो 80 होता है। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया। अब बचा इसमें एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर को हम मीटर स्क्वायर में मेजर करेंगे। तो मीटर स्क्वायर में मेजर करना मतलब l⁻²। अब इसको सिंपल कर लो तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा m, और ये एक पावर इसकी है, 2 पावर ये है, तो ये l⁻³ हो जाएगी, और ये t⁻⁻² पहले से ऊपर है, एक नीचे से ऊपर जाएगी तो -3 हो जाएगी, और a⁻+1 है, ये ऊपर जाएगी तो a⁻−1 हो जाएगी। इस तरह से ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब टाइप में मैंने जैसा कि आपको इधर बताया था कि थीटा के ऊपर डिपेंड करता है कि फ्लक्स पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा कि 0 होगा। इसका मतलब जो फ्लक्स होता है वो 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, पॉजिटिव, सेकंड होता है नेगेटिव, और थर्ड होता है 0। अब पॉजिटिव फ्लक्स कब बनेगा, नेगेटिव फ्लक्स कब बनेगा, और 0 फ्लक्स कैसे बनेगा, यहाँ पे तो हमने देखा ही था। हम इसको चार्ज को लेके भी समझा सकते हैं कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइन निकलती है वो आउटवर्ड्स निकलती है। ओके, आउटवर्ड्स निकलेगी। तो ये जो आउटवर्ड्स फील्ड लाइन निकल रही है, इनसे लिंक जो फ्लक्स बनेगा
वो पॉजिटिव फ्लक्स होगा। नेगेटिव फ्लक्स में नेगेटिव चार्ज ले लेंगे, तो नेगेटिव चार्ज में जो फील्ड लाइन होती है हमको मालूम है कि वो इनवर्स होती है, उनकी डायरेक्शन कैसी होती है, अंदर की ओर होती है। तो जो इससे लिंक्ड जो फ्लक्स बनेगा वो फ्लक्स हमारा नेगेटिव फ्लक्स होगा। और जीरो फ्लक्स में क्या होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को एक साथ ले लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सरफेस में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर इंटर कर रही है, अगर उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसको लीव करके बाहर जा रही है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पूरा डिटेल में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या से इंडिकेट करते हैं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है। अब वीडियो को पॉज करके आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पूरा नोट करें। अब इसी के ऊपर बेस हमारा जो क्वेश्चन होगा वो होगा गाउस थ्योरम या गाउस लॉ, जो कि हम इसकी बात करने वाले हैं। ओके, कंटिन्यू करें। तो मैंने लिख दिया है गाउस थ्योरम या गाउस लॉ। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि व्हाट इज गाउस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव। तो सबसे पहले अपने को स्टेटमेंट लिखना होता है, इसका कथन लिखना होता है गाउस थ्योरम का, और कथन लिखने के बाद हमको इसको प्रूव करना होता है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या बोला गाउस ने। गाउस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लोज सरफेस से थ्रू होने वाले जो फ्लक्स की काउंटिंग के लिए जो है स्टेटमेंट अपना दिया था। उन्होंने बोला था कि इन एयर और वैक्यूम द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स प्रेजेंस चार्ज इनसाइड इट। इट मींस अगर आपके पास कोई भी एक क्लोज सरफेस है, क्लोज लूप है, तो उससे जो टोटल फ्लक्स पास होगा उसके अंदर जितना चार्ज होगा उस चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा, जो कि ε0 टाइम्स क्या है, उस मीडियम में जो है उसकी परमिटिविटी है। अब इसको हमको प्रूव करना है। तो अगर आप यहाँ पे इंटीग्रेशन में भी इसको शो करते हैं, ये यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा है और बीच में यहाँ पे सर्कल बना है, तो सर्कल का मतलब ये है कि ये क्लोज लूप के लिए इंटीग्रेशन है। और इस क्लोज लूप में हमने वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस करा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है हमने क्षेत्र के साथ इंटीग्रेशन करा है, तो वो चार्ज डिवाइडेड बाय ε0 टाइम्स हमको मिलेगा। ओके, उसके लिए हमने डायग्राम बनाया। डायग्राम में आप ध्यान से देखें कि हमारे पास ये एक स्फीयर है एस। इस स्फीयर के अंदर हमने यहाँ पे सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो नेचुरली ये जो प्लस क्यू चार्ज होगा ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे स्फीयर में। और चूंकि ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसका मतलब इस सरफेस को जो है हम एज ए गाउसियन सरफेस कंसीडर कर सकते हैं। गाउसियन सरफेस एक ऐसी सरफेस होती है जो कि एक प्रकार का इमेजिनरी सरफेस होता है, और उस सरफेस पे कोई भी पॉइंट हम कंसीडर करके वहां पर हम फ्लक्स को काउंट कर सकते हैं। यही गाउस थ्योरम का सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो हमने एक स्फीयर शो करा प्लस क्यू चार्ज से, यहाँ से जो है ये आर डिस्टेंस पे, प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे हमने सरफेस के ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट पी लिया है, और उस पी पॉइंट के अराउंड हमने एक छोटा सा सरफेस डीएस काटा है। अब ये जो डीएस सरफेस है, ऐसे बहुत सारे सरफेस इस स्फीयर के अंदर होंगे जिनसे मिलकर टोटल सरफेस एस बनेगी। अब ये जो स्मॉल सरफेस डीएस है, इसका एरिया वेक्टर हम निकालेंगे। मैंने आपको बताया था कि एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस के आउटवर्ड्स नॉर्मली होता है। तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनती है वो भी आउटवर्ड्स बनती है। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है। इट मीन्स दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है। ये आपको थ्योरी में डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको शो करनी पड़ेगी। ओके, अब चूंकि हमको फ्लक्स काउंट करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान देखिए कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमको मालूम है, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी कि 1 पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे।
ओके। अब चूंकि हमको इस ए सरफेस से थ्रू होने वाला टोटल फ्लक्स फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस सरफेस को छोटे छोटे टुकड़ों में स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट डीएस को कंसीडर करा है, तो सबसे पहले इस स्मॉल एलिमेंट डीएस से थ्रू होने वाले फ्लक्स को हम लिखेंगे, और फिर उस स्मॉल सरफेस से जितना फ्लक्स थ्रू होगा, अगर हम उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन कर देंगे या क्लोज इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इस पूरी सरफेस से थ्रू होने वाला फ्लक्स हमको मिल जाएगा, और वही हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा स्मॉल फ्लक्स पासिंग थ्रू डीएस। डीएस से थ्रू होने वाला फ्लक्स, चूंकि सरफेस छोटा है तो फ्लक्स भी छोटा होगा, तो छोटे फ्लक्स को हम डी फाई से लिखेंगे, और ये होगा ईडीएस कोस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देते हैं। तो बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट और सेकंड से हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुटअप कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या 1 की जगह क्यू कर देते हैं हम, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा ds कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, अब आप ध्यान दें, जो इक्वेशन नंबर थर्ड आई है, अगर हम इसका टोटल इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो नाउ टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू S is given closed integral वेक्टर E डॉट वेक्टर ds बराबर, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में EDS कोस थीटा। जब वेक्टर हटाएंगे तो कंपोनेंट आएगा कोस थीटा। अब आप यहाँ पे ध्यान दें कि हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड में ये सारी वैल्यू है, ये वैल्यू रख देता हूँ मैं, क्लोज्ड इंटीग्रेशन Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ds कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उनको बाहर लेंगे, लेकिन यहाँ पे थीटा हमारे पास जो है उसको यहाँ पुट कर देते हैं। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन में Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये ds, और कोस 0 डिग्री हमको मालूम है, कोस 0 डिग्री 1 होता है, r स्क्वायर। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा क्लोज्ड इंटीग्रल Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ds अपॉन r स्क्वायर। अब जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उसको अपन बाहर ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर E डॉट ds बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर को बाहर ले लिया, अंदर हमारे पास बचा ds। अब थोड़ा सा आप ध्यान दें कि ये जो पूरा स्फीयर का जो सरफेस है S, इसका अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन करने का मतलब ये है कि स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, यानी कि जो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है। तो हमने 10th क्लास में मैथ्स में फॉर्मूला पढ़ा था, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई r स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम उसको राइट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर E डॉट वेक्टर ds बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो ये 4 पाई r स्क्वायर से 4 पाई r स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन में वेक्टर E डॉट ds बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमको स्टेटमेंट में दिया हुआ था, ये हमको फाइंड करना था, हैंस प्रूव। बड़ा इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, हमको केवल एक फॉर्मूला याद होना चाहिए इसमें कि स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है। अगर ये याद है, और हमको इसका तरीका थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अगर हमको किसी भी सरफेस से थ्रू होने वाले फ्लक्स को फाइंड आउट करना है, तो पहले उसको स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर लो, एक छोटे से एलिमेंट का फ्लक्स निकाल के देख लो, जो भी उसका फ्लक्स आएगा उसको इंटीग्रेट कर दो, तो हमको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। इस तरह से हमारा गाउस थ्योरम पूरा कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, और यदि फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ओके,
अब इसके बाद के जो वीडियो लेक्चर आने वाले हैं तो उसके लिए प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जो नए व्यक्ति है वो सब्सक्राइब कर लेता कि इसके जितने भी एप्लीकेशन के मैं आने वाले दिनों में जो 5-6 वीडियो अपलोड करने वाला हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और आप उसको पूरे को अच्छे से समझ सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।